हेलो स्टूडेंट्स, किसी शायर ने बिल्कुल सही बोला है, इन हाथों की लकीरों के आगे भी उंगलियां हैं, क्योंकि किस्मत लकीरों से नहीं मेहनत से होती है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी मेहनत, क्योंकि हमें पढ़ने पर ही अपनी मंजिल मिलेगी। तो आज का टॉपिक रहेगा बीएससी थर्ड स्टूडेंट्स के लिए पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट में इम्बाइबेशन अंतःचूषण प्रोसेस। इसको वीडियो को सुनना है आपने, क्योंकि इसमें थ्योरी आपने अपने माइंड से लिखनी है या फिर वही मेरे नोट्स आप लेके उसकी थ्योरी बना सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। इम्बाइबेशन अंतःचूषण नाम से पता लग रहा है। अंतःचूषण क्या है? अंतःचूषण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ जल को वायवीय रूप में, जितना भी वायवीय रूप की वातावरण में जल पड़ा है उसको ग्रहण करके वो फूल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को पता होगा, जैसे बरसात के दिनों में खिड़कियां और दरवाज़ों का फूल जाना। बरसात के दिनों में जब अपन देखते हैं अपने घर की खिड़कियां होती हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होती, दरवाजे प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होते, वो क्या है? अंतःचूषण क्रिया। गृहिणियों से कंफर्म करना, जब वो आटा गूंथते हैं, आटा गूंथते समय जब पानी डालते हैं तो उस समय पानी थोड़ी देर के लिए स्लाइटली गर्म हो जाता है। किस वजह से? अंतःचूषण की क्रियाओं द्वारा। और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनको तोड़ने का काम भी अंतःचूषण की क्रिया द्वारा होता है। तो ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। अब अपने बात करेंगे मुख्य अंतःचूषक पदार्थ कौन कौन से, मतलब कौन अंतःचूषक बन सकता है। एगार एगार विलयन, जो मैं बार बार बताता हूँ, कल्चर मीडियम में काम आता है। सेल वाल, प्लांट की सेल वाल होती है। किसी भी जंतु के अंग के चारों तरफ पाई जाने वाली पतली लेयर, वो एक अंतःचूषक पदार्थ है। सेकेंडरी जेलम, जो हमारी खिड़कियां हैं, वो एक प्रकार का अंतःचूषक पदार्थ है। अब ये तो मैंने आपको बेटा अंतःचूषक पदार्थ के बारे में बताया। अब कहते हैं अंतःचूषक पदार्थ की क्रिया में विशेष प्रकार का प्रेशर बनता है, बहुत सारा प्रेशर, दाब जिसे कहते हैं। अब उसी दाब का नाम क्या दे दिया उन्होंने, ये आईपी कहते हैं, उसी को आईपी कहते हैं। और ये वैज्ञानिकों ने प्रूव किया हुआ है, आईपी जो है वो डीपीडी के बराबर होता है। डीपीडी इज इक्वल टू आईपी, जितनी डीपीडी है उतनी आईपी उसके अंदर बनता रहता है। अब ये कैसे बनता है, मैंने इसको एक छोटा सा पॉइंट दिया, टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और आईपी। अब इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनना, मेरी वीडियो को सुनना है आपने, अपने आप थ्योरी बनती चली जाएगी आपको। वो कहते हैं इस क्रिया के कारण जल अणुओं के अधिक पास आ जाता है। जब ये प्रोसीजर होता है तो जल के अणु जो है वो बहुत पास आ जाएंगे, बहुत ही पास आ जाएंगे। अब पास आ जाएंगे जल के अणु तो क्या होगा? उनकी ऊर्जा में हानि होती है, और जैसे जैसे ऊर्जा में हानि होती है ताप बढ़ जाता है, एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इसके अणु पास आते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? उसमें आईपी भी बढ़ जाता है, इम्बाइबेशन प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाता है। तो जल के अणुओं की गति ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर होगा ना तो जल के अणु आपस में जो गति ऊर्जा करते हैं वो भी स्पीडली बढ़ जाएंगे। स्पीडली बढ़ेंगे तो आईपी बढ़ेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी कोई जल का अणु अपना फंक्शन करता है तो सबसे पहले पास आता है। पास आएगा, उसकी ऊर्जा में हानि होगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो बढ़ जाएगी। गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका आईपी, इम्बाइबेशन प्रेशर, वो बढ़ जाएगा। जब इम्बाइबेशन प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया वो सारे के सारे फंक्शन करना शुरू कर देगा। और इतना इम्बाइबेशन प्रेशर बढ़ जाता है कि एक चट्टान को तोड़ने में भी हेल्प करता है। कैसे? पुराने ज़माने में जैसे पत्थर है तो यहाँ क्या करते थे, ऐसे छेद करके और यहाँ की इम्बाइबेशन पदार्थ डाल देते थे और पानी डाल देते थे। वो पदार्थ जो पानी को ग्रहण करके फूल जाता है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर बनता था भी यहाँ इसमें हल्की हल्की दरारें बन जाती थी। दैट इज़ द इम्बाइबेशन प्रेशर। क्लियर? अब बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, सेम पॉइंट, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इम्बाइबेशन प्रेशर भी बढ़ेगा और अंतःचूषण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। खुद लिखो पॉइंट्स को। सेकंड पॉइंट, किसी भी इम्बाइबेट का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है वहाँ तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्बाइबेशन अंतःचूषण भी बढ़ जाएगा।
एंड नंबर थर्ड पॉइंट, टेक्सचर ऑफ इम्बाइबेंट, अंतः चूषक की बनावट, उसकी बनावट कैसी है, बनावट पे भी अंतः चूषण निर्भर करता है। बनावट जिस प्रकार की होगी उस प्रकार का अंतः चूषण उसमें होता रहेगा। अब आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन का इंपॉर्टेंट मैंने 2-2, 3-3 पॉइंट लिख दें, खुद थ्योरी बनाओ। जर्मिनेशन, सीड एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, आइडिया लग गया। जब कभी भी सीड को हम ग्रो करते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्प्शन करेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन किस वजह से करेगा, इम्बाइबेशन की वजह से। तो कोई भी सीड अंकुरित होने के लिए जल का अवशोषण अंतः चूषण की क्रिया द्वारा करता है। फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या होगा, जब वो बीज अंतः चूषण द्वारा जल का अवशोषण कर लेता है तो उसके सीड कोट रप्चर होना शुरू होता है। रप्चर मैंने फटना शुरू होते हैं, जिससे मैंने पहले बताया प्ल्यूमुल्स एंड रेडिकल से पूरे प्लांट का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट, रूट हेयर वाटर एब्जॉर्प्शन लिख दिया। इसका मतलब प्लांट में जो रूट हेयर होता है, मूल रोम, वो वाटर एब्जॉर्प्शन अंतः चूषण की क्रिया द्वारा करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके इम्बाइबेशन के। अब इसी से रिलेटेड जैसे बार बार बात हो रही है अंतः चूषण, अपने वाटर एब्जॉर्प्शन, अब अपन टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जल अवशोषण। सेम पॉइंट, पहले इसके बारे में सुनना, कुछ पॉइंट्स में आपको डिस्कस करता रहूँगा। वो कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जल अवशोषण पौधे की सबसे मेन प्रोसेस होता है। सबसे क्यों, क्योंकि 80 to 90% वाटर होता है एक सेल में, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के लवण जिसे हम बोलते हैं मिनरल्स, वो भी वाटर द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में एंटर करते हैं। तो अब्जॉर्प्शन के लिए जल, सॉइल और प्लांट, इनका आपस में रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार का जल है, किस प्रकार की सॉइल है, किस प्रकार का प्लांट है, उल्टा पुल्टा अगर लगा दिया तो वो प्लांट डेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ एब्जॉर्प्शन शुरू करने से पहले जल तथा सॉइल का प्लांट से रिलेशन, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं स्टडी ऑफ सॉइल। मिट्टी क्या है, विज्ञान की भाषा में मिट्टी के लिए एक स्पेशल प्रकार की ब्रांच रखी है जिसको बोलते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी का हिंदी नाम है मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का, विभिन्न प्रकार की सॉइल का, विभिन्न प्रकार की मृदा का अध्ययन किया जाता है। अब वैज्ञानिक ये कहते हैं मिट्टी बनती कैसी है, तो उसके 3 मेथड दे रखे हैं उसने। तीनों को बड़े आराम से, रट्टा नहीं मारना, तीनों को पढ़ना है। मैंने मेन पॉइंट लिख दिए। फर्स्ट, मिट्टी बनेगी फिजिकल वेदिंग द्वारा, मतलब भौतिक अपक्षय द्वारा। दूसरी, रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदिंग द्वारा। और थर्ड, वाइटल वेदिंग द्वारा, जैविक अपक्षय द्वारा। तीनों की पोजीशन क्या है, नाम से पता लग गया। थ्योरी अपने आप लिखो, नाम से पता लग रहा है। भौतिक अपक्षय, जब बड़े बड़े पत्थर आपस में टकराते हैं, टूटते हैं, उनके टूटने से छोटी छोटी जो लेयर बनती है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बस ये याद रखना, पत्थरों के आपस में घर्षण से, पत्थरों के आपस में टूटने से जो मिट्टी बनती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं भौतिक अपक्षय द्वारा मिट्टी का निर्माण। दूसरा पॉइंट रासायनिक अपक्षय, रासायनिक क्रियाओं द्वारा भी। इसमें क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं द्वारा, जैसे मतलब निर्जलीकरण होना है, ठीक है, उसके अंदर जल का अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होगा उसका, जल का ऑक्सीकरण, अपचयन होना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये सारी जितनी भी प्रोसेस होती है उससे जो मिट्टी का निर्माण होता है, दैट इज द केमिकल वेदरिंग या रासायनिक अपक्षय। तीसरा पॉइंट हमारा आएगा इसमें वाइटल वेदिंग या जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय क्या करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, जैसे बैक्टीरियल, एल्गी और फंजाई। इसका मतलब यहाँ बैक्टीरिया चट्टानों पर, बहुत सारी चट्टानों पर, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, जो गीली होती हैं, उस पर छोटे छोटे बैक्टीरिया लगे होते हैं, फंजाई लगी होती है, एल्गी लगी होती है। उनमें भी जो अपक्षय होता है, उससे जो मिट्टी बनती है, वो भी प्रोसेस हो गया हमारा जैविक अपक्षय। ये 3 प्रोसेस याद करना है आपने, भौतिक अपक्षय,
रासायनिक मतलब फिजिकल वेदिंग, केमिकल एंड वाइटल, ये 3 प्रोसेस आपको याद करने हैं। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, नाम से पता लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आएगा, वो कहता है इन्हीं वेदरिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की सॉइल है, आपको केवल 3 सॉइल की स्टडी करनी है। मेनली टाइप ऑफ सॉइल में अपन बात करेंगे। नंबर 1 एविलोइल सॉइल, अपशिष्ट मृदा, रन ऑफ सॉइल, वाहित मृदा, रॉकी सॉइल, चट्टानी मृदा। सेम पॉइंट, टॉपिक याद करो, थ्योरी अपने आप लिखो। मैंने 2-2 पॉइंट लिख भी दिए। एविलोइल सॉइल, अपशिष्ट मृदा। अपशिष्ट मृदा क्या होती है? ऐसी मृदा जो अपक्षय द्वारा जिस स्थान पर बनती है, सुनना, जिस स्थान पर बनती है उसी स्थान पर जम जाती है। हो गया क्लियर? कहाँ रट्टा लगा? जिस स्थान से बनी वहीं जमगी, दैट इज द अवशिष्ट मृदा। सेकंड पॉइंट, रन ऑफ वाहित, नाम से मतलब रन ऑफ वाहित, बह रही है। जहां मृदा बनेगी वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले, मतलब वहां रहेगी नहीं। 2 माध्यम है इसके अंदर, या तो जल द्वारा या हवा द्वारा। मतलब जिस स्थान से मृदा बन रही है वहां वो मृदा वहां नहीं रहेगी, जल द्वारा या वायु द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाएगी। ऐसी मृदा को रन ऑफ सॉइल या वाहित मृदा कहते हैं। हो गया याद? थर्ड पॉइंट, रॉकी सॉइल, चट्टानी मृदा। नाम से पता लग गया, रॉक से, ऐसी मिट्टी जो चट्टानों से बनती है उसको रॉकी मृदा कह दिया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति द्वारा बनती है, ये चट्टानों द्वारा बनेगी, उनको हमने क्या बोल दिया? रॉकी सॉइल। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, देखेंगे ये सॉइल किस प्रकार काम करती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, इसको पढ़ने से पहले एक नॉर्मल, मैं एक्सपेरिमेंट कई बार बताता हूँ बच्चों को। एक तो नॉर्मल मिट्टी है, वो मिट्टी, और एक जो गार्डनिंग में लगी हुई है, मतलब गार्डन में, मतलब बगीचे में लगी हुई है, उन दोनों मिट्टी को चख के देखना, मतलब खा कर देखना, आपको दोनों में टेस्ट का पता लग जाएगा किस प्रकार बनता है। उसको आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको बताया टाइप ऑफ सॉइल, और अभी मैंने आपको बताया आप 2 टाइप की मिट्टी को चेक करें। बेटा प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको सारी बातें समझ आएगी। भी ये क्या इतना लंबा चौड़ा करकट, डफ, आलेप, ह्यूमस में लिख रहा हूँ। एक मिट्टी होती है गार्डन में जो बगीचे में लगी होती है, उस मिट्टी को उठाएं। एक नॉर्मल मिट्टी घरों में आती है जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए। उन दोनों मिट्टी को अलग अलग टेस्ट करें, आपको टेस्ट पता लग जाएगा तुरंत। जो नॉर्मल मिट्टी घरों में आती है वो तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, उसमें कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। परंतु जो मिट्टी आप गार्डन से लाए हैं, पेड़ पौधों की लगी उसमें लगे हुए हैं, उन मिट्टी को अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको हल्का सा केमिकल का टेस्ट मिलेगा उसके अंदर। क्यों, कैसे होता है? क्योंकि पहले करकट बनता है। करकट कैसे बनता है? बड़े ध्यान से सुनना। मृत जीव जंतु, क्योंकि किसी भी प्लांट पे छोटे 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 जीव जंतु लगे रहते हैं, वो जीव जंतु धीरे धीरे मरते रहते हैं, वहीं गिरते रहते हैं, और मृत पौधों के भाग वो भी वहीं गिरते रहते हैं, जिससे क्या बन जाता है? करकट। तभी कहते हैं ना, जब कोई भी घर में अगर प्लांट लगा हुआ है तो उसको आप बार बार टेंशन मत लें, उसकी खाद बनने दें। गमला लगा हुआ आपका या नॉर्मल गार्डन बना रखा है तो उसके अंदर रोज रोज नहीं, कभी महीने 2 महीने में उसकी सफाई करनी कर सकते हैं, नहीं तो रोज रोज करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? कारण क्या है उसका? ये देखिए, मृत जीव जंतु, मृत पौधों के भाग इकट्ठे हो गए आपके पास, उसको कहते हैं करकट। वो एक करकट बन गया। करकट बनने के बाद 2 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। यदि उसका, उस मिट्टी का आंशिक अपघटन होता है, मतलब नॉर्मल डिकम्पोजिशन होता है बहुत कम, तो डफ या आलेप का निर्माण होता है, और जब पूर्ण अपघटन हो जाता है तो ह्यूमस बनता है। ये ह्यूमस का कलर जो है आपको डार्क कलर का दिखाई देगा। नॉर्मल मिट्टी, डफ का कलर अलग मिलेगा, ह्यूमस का कलर अलग मिलेगा आपको। यही ह्यूमस हमारे लिए प्लांट बन गई। तभी अपन देखते हैं ना, नया घर में कोई प्लांट लगाते हैं गमले के अंदर, तो अपनी मिट्टी कौन सी लाते हैं? गार्डन से जाकर मिट्टी लाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमस बनी होती है, जिससे क्या होगा? वो नए प्लांट को जल्दी एक्टिवेट करेगी। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ करकट, डफ, आलेप और ह्यूमस। ये दिमाग में बैठा लो। अब शुरू करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ये रट्टा नहीं मारना ये चीज़ें, ठीक है ना। मोनोकॉट प्लांट, आर्किड में स्पेशल टिश्यू होते हैं, ये पॉइंट दिमाग में डालो। वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हमें पढ़ा है, हमने पढ़ेंगे आगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे।
प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम, लीफ, जाइलम, फ्लोएम, सोन बहुत कुछ पाया जाएगा, जिससे डिफरेंट टाइप का वाटर एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। परंतु यहाँ एक चीज़ मैंने दे दी, मोनोकोट प्लांट में लिए 80 to 90% जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो एक स्पेशल प्रकार के टिश्यूज द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं वेलामेंट टिश्यू। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। किन प्लांट्स में पाया जाता है? ऑर्किड प्लांट्स में, मोनोकोट प्लांट में। ऑर्किड एंड मोनोकोट प्लांट में ए स्पेशल टिश्यू, ठीक है, दैट इज नोन एज वेलामेंट, एरियल पार्ट में भागों में होता है। ये भी याद रखना, कहाँ होगा? बाहर, वायवीय भागों में पाया जाता है। तो उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट, फिर जैसे अपन ने मिट्टी का टाइप पढ़ा था उसी प्रकार टाइप ऑफ वाटर अपन बात कर रहे हैं ना, वाटर एब्जॉर्प्शन। अब वाटर तो बहुत सारे हैं, जल बहुत सारे हैं, परंतु कौन सा जल प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। 5 टाइप हैं, रन ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, हिंदी में भी बहुत बोलते रहते हैं साथ साथ, रन ऑफ वाटर अपवाहित जल, ग्रेविटेशनल वाटर गुरुत्वीय जल, कैपिलरी वाटर केशिका जल, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आर्द्रताग्राही जल, और केमिकल वाटर रासायनिक जल। ये 5 वाटर अपन को पढ़ने हैं। इन 5 वाटरों को रट्टा नहीं मारना बेटा, 2-2 पॉइंट आप लिखते जाओ, इनको रट्टा मार लो चाहे कोई बात नहीं, नाम को बाकी खुद लिखें। जैसे ये देखो, बहुत नॉर्मल पॉइंट, रन ऑफ वाटर, वर्षा का जल है बहकर पौंड में चला जाता है। इसका मतलब क्लियर हो गया, जो वर्षा द्वारा जल आता है वो पानी प्लांट को प्रॉपर नहीं मिलता, वो बहकर पौंड में चला जाएगा, और नॉट यूज फॉर प्लांट लिख दिया, यूज़ नहीं होता प्लांट के लिए। तो ये रन ऑफ वाटर हो गया, कहाँ रट्टा लगा। सेकेंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल वाटर, भूमि में काफ़ी गहराई में पाया जाता है, मतलब बहुत ही डीप होगा, बहुत डीप। तो जब डीप होगा उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो डीप होगा तो बेटा नेचुरली है रूट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। जब रूट ही नहीं पहुँच पाएगी तो ऑटोमेटिकली प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं है, तो लिख दिया नॉट यूज फॉर प्लांट। तो रन ऑफ क्लियर, ग्रेविटेशन क्लियर। सेकेंड, थर्ड पॉइंट हमारा है कैपिलरी वाटर, हिंदी में कहते हैं केशिका जल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल के कणों में केशिका तत्व के रूप में होता है, इंपॉर्टेंट प्लांट है, लिख दिया इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे केशिका तत्व बल क्या होता है, आप लोगों ने कैपिलरीज ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा। कैपिलरी ट्यूब जो है बहुत थिन होती है, मतलब उसका जो डायाफ्राम होता है या कह दो बहुत पतली पतली होती है। जैसे ही आप किसी पानी के साथ टच करेंगे वो पानी ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार सॉइल के कणों में लगा होता है। और रूट हेयर का काम क्या है? रूट हेयर है सॉइल के कणों से जल को खींचना। जो कण ऑटोमेटिक उसकी जगह पर लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है केशिका तत्व के रूप में। तो ये प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हिंदी में कहते हैं आर्द्रताग्राही जल। सॉइल के कणों की सतह पर वर्षा द्वारा या फिर कोई अन्य कारणों द्वारा पानी बह के आ गया हो, अन्य कारणों द्वारा अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसको हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। ये भी प्लांट के लिए यूज़ नहीं है क्योंकि ऊपर रन ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी, ठीक है। एंड नंबर लास्ट, केमिकल वाटर, केमिकल एलिमेंट द्वारा बनता है। ये केमिकल द्वारा बंधा हुआ होता है, केमिकल एलिमेंट द्वारा बना होता है, जिसका नाम क्या बोलते हैं हम? केमिकल वाटर। इसका नाम ही केमिकल वाटर दे दिया क्योंकि बहुत सारे केमिकल तत्व होंगे, बहुत सारे रसायन होंगे, और ऑटोमेटिक जो रसायन है तो प्लांट के लिए यूज़ नहीं होता है, लिख दिया नॉट यूज फॉर प्लांट। तो बेटा एक ही वाटर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैपिलरी वाटर। ये भी आपका क्लियर हो गया। ये भी आपके उसमें नीट के अंदर या फिर डिफरेंट टाइप की कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, ठीक है। कैपिलरी वाटर ओनली सिंगल वाटर दैट इज नोन एज कैपिलरी वाटर यूज फॉर प्लांट। नेक्स्ट आगे अपन पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ प्लांट। ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि अगर इसको मैं पूरा करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मेरे साथ अगर लाइव इंटरेक्शन करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्कॉर्ड का एक लिंक दे रखा है। नोट्स प्रॉपर चाहिए क्योंकि ये तो मैंने पढ़ाए हैं आपको, प्रॉपर नोट्स चाहिए आपको तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करते ही उसके अंदर PDF नोट्स मिल जाएंगे। अगर फिर वही पॉइंट, अगर आप लोगों ने अभी चैनल स्टार्ट किया देखने, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें क्योंकि मैं इस चैनल में बॉटनी के तीनों क्लास के
बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और जो कैंडिडेट अदर कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन हो, सारे के सारे बॉटनी से रिलेटेड आपको इसमें मैटर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।